बहुत समय पहले की बात है। वीर गणराज्य में राजा विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोला, रुक्मिणी, हमारी पुत्री चंद्रलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। रुक्मिणी, हम अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त चंद्रलेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रम चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूँ, तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उसके कक्ष से बाहर आ गया। वो जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री भैरव सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है। इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी ये ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वो सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी चंद्रलेखा की शर्त बेतुकी है। अपनी जुबान को लगाम दो भैरव सिंह। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी चंद्रलेखा छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी ये जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा विक्रम का आदेश सुनकर मंत्री भैरव सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में ये खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र नील नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा विक्रम के राज्य में भी ये चर्चा जोरों शोरों पर थी। वीरगढ़ राज्य में ही आदित्य नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। आदित्य दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ रूपमणि उसे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा वो सब बातें छोड़, देख
मुझसे अब बुढ़ापे में ये सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। ये सुनते ही आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी। कैसी खबर? मैंने सुना है कि राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र नील नगरी को देखा है वो उसी के साथ विवाह करेंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ, जब इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। जो सुनकर रुक्मणी डर गई। नहीं बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे कोई धोखा नहीं होगा माँ, इसी बहाने आपको राजकुमारी बहू भी तो मिल जाएगी ना। और वैसे भी मैंने राजकुमारी चंद्रलेखा की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। अगले दिन आदित्य राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, महाराज विक्रम से जाकर कहो मैंने विचित्र नील नगरी को देखा है। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा विक्रम के पास जाकर बोला, महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा है जो कह रहा है कि उसने विचित्र नील नगरी को देखा है। ये सुनकर राजा विक्रम और उसकी पुत्री चंद्रलेखा बुरी तरह से चौंक पड़े। राजा विक्रम सैनिक से बोले, जाओ, जाकर उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ देर में आदित्य राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी चंद्रलेखा आदित्य की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र नील नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी चंद्रलेखा, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी चंद्रलेखा, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और वहाँ आसपास नीले रंग की किरणें ही फैली रहती हैं। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र नील नगरी ऐसी नहीं है और सच तो ये है कि विचित्र नील नगरी का कोई द्वार ही नहीं है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले, इस झूठे मक्कार नौजवान को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत आदित्य को महल से बाहर फेंक दिया। आदित्य अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ अपने आप से बोला, आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर ये बात माँ को पता लग गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और अगर ये बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचित्र नील नगरी में घूम कर आऊंगा और राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी माँ मुझे बताया करती है। इतना बोलकर आदित्य अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ाता रहा। जब आदित्य थककर चूर हो गया तो अपना घोड़ा रोककर वो अपने आप से बोला, आखिर साधु महाराज है कहाँ? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी आदित्य की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का इस जंगल में क्या काम? आदित्य सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र नील नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि ये विचित्र नगरी कहाँ है। आदित्य की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो इस संसार में कहाँ है? मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वो इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है।
हेलो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।